आज हम लोग धारा विद्युत की चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत बायो और सेवाटा का नियम देखेंगे। ठीक है, यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, किसका प्रयोग पढ़े हम लोग? ऑस्टेट का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़े? ऑस्टेट का प्रयोग। तो थोड़ा ऑस्टेट का प्रयोग देख लेते हैं। क्या है ऑस्टेट का प्रयोग? तो ऑस्टेट ने क्या किया, एक चालक तार, जैसे ये कोई चालक तार हो गया, ठीक है, ये चालक तार है, इसमें सेल या बैटरी लगा दें तो क्या होगा, चालक तार, ये चालक तार हो गया, इसके सिरों को किससे जोड़ दिया हम लोग? सेल से जोड़ दिया या बैटरी से जोड़ दिया, जिससे चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगेगा। ओके, और उन्होंने क्या किया, इस चालक तार के नीचे एक चुंबकीय सुई रख दिया। क्या रख दिया? चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई हो गया। और उन्होंने देखा अपने प्रयोग में, ऑस्टेट ने, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब इसमें से करंट पास के कराया जाता है, तो उसके नीचे रखे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, विक्षेपित हो जाती है मतलब ये ऐसे इधर उधर, जो इसको घूमने का जो जगह, इसमें जो स्थान है उसमें क्या करता है, ये घूमने लगता है। देखो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसके नीचे रखे चुंबकीय सुई क्या करने लगता है? विक्षेपित होना शुरू हो जाता है, मतलब इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, अब धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय सुई क्यों विक्षेपित हो रहा है? चुंबकीय सुई कहाँ विक्षेपित होता है? चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। ये चुंबकीय सुई कहाँ विक्षेपित होता है? चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सुई कहाँ विक्षेपित होता है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित होता है। ठीक है, यहाँ अलग से कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र लगाए क्या? अपन नहीं लगाए। तो ये इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है? ठीक है, और उन्होंने अपने प्रयोग में देखा, जब इस सेल में से या बैटरी में से धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, तो चुंबकीय सुई भी घूमना बंद कर देता है। ठीक है, और धारा की दिशा बदल देने से, धारा की दिशा बदल देने से इस विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाता है? ये अपोजिट दिशा में, पहले ऐसे विक्षेपित हो रहा था तो ये ऐसे विक्षेपित होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो धारा प्रवाहित करने से ये चुंबकीय सुई क्यों विक्षेपित हो रहा है? तो जब इस बैटरी के कारण इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व कब तक रहता है? जब तक इस चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होते रहता है। चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, मतलब इस चालक तार के चारों ओर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऑस्टेट ने क्या पता लगाया? चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए बायो और सेवर्ट ने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसका मान याद करने के लिए, उसका मान मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान याद करने के लिए एक नियम बनाया, जिसे कहा जाता है बायो और सेवर्ट का नियम। जिसे क्या कहा जाता है? बायो और सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो बायो और सेवर्ट का नियम क्या है? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान याद करने के लिए बायो और सेवर्ट ने एक नियम बनाया, जिसे बायो और सेवर्ट का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है बायो सेवर्ट का नियम। मान लो हमारे पास एक चालक तार है, एक सवाई एक चालक तार है। ठीक है, ये एक सवाई एक चालक तार हो गया। ये ऐसे करते हैं। ओके, एक सवाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है,
इसको हमको लिखते जाना है। माना X y एक चालक तार है, माना X, ये Y लिख दिए, माना X y एक चालक तार है जिसमें I धारा X से Y की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये पूरा चालक तार की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। इस चालक तार की एक अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश का मतलब छोटा सा हिस्सा, ये अपन हिस्सा ले लिया। अल्पांश, अल्पांश का क्या मतलब है? अल्प अंश। तो इस चालक तार की एक अल्पांश ले लिया अपन dl लंबाई का। कितने लंबाई का? dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिए। इस अल्पांश की लंबाई कितना है? dl। ठीक है, चालक तार पूरा चालक तार क्या हमारे पास है? चालक तार की लंबाई x से y, मतलब x y हमारे पास चालक तार है, पूरा एरिया चालक तार है। ठीक है, अब इस चालक तार की एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हम लोग। इस चालक तार की एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। कितने लंबाई का? dl लंबाई का। ठीक है, अब जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कौन सी चालक धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन? I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऑस्टेट का प्रयोग क्या कहते हैं? जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस अल्पांश के लिए देखेंगे। तो जब इस अल्पांश से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इतने एरिया से यहाँ तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो क्या होगा? चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में इस अल्पांश से r दूरी पर, इस अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। एक बार और देख ले, क्या है? माना X y एक चालक तार है, माना X y एक चालक तार है जिसमें I धारा X से Y की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ओके, इस चालक तार की एक अल्पांश dl लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं। एक चालक तार की dl लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं। ये अल्पांश हो गया, इसको नाम दे दिया अपन AB। चलो, इस अल्पांश की लंबाई क्या है? AB। dl लंबाई की एक अल्पांश क्या ले लिया हम लोग? A और B। ठीक है, अब इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश के कारण क्यों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? ठीक है ना। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑस्टेट का प्रयोग है ये। तो जब इस अल्पांश में से होकर धारा प्रवाहित होगी तो इस अल्पांश के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो इस अल्पांश के चुंबकीय क्षेत्र में, इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु क्या लिए हम लोग? P लिए। अल्पांश से कितने दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P लिया। ठीक है, तब इस अल्पांश के कारण, बिंदु P पर, तब इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश dl लंबाई की अल्पांश के कारण लिख देते हैं dl लंबाई की अल्पांश, dl लंबाई की अल्पांश के कारण, अल्पांश AB, dl लंबाई के अल्पांश क्या हमारे पास? AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया? ये dB। किस पर निर्भर करेगा? ठीक है, मान लो यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है ना, क्या बन रहा है? यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। तो हमको जब बायो-सेवर्ट नियम लिखने को बोलेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस नियम को याद रखने के लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा, dB अनुक्रमानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r का वर्ग। बच्चों इसको आप रट लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बायो-सेवर्ट का नियम कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। क्या हमको याद रखना है? dB अनुक्रमानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r का वर्ग। ठीक है, अब ये जो dB का इस ऊपर वाले के साथ कौन सी संबंध है? अनुक्रमानुपाती संबंध है। कौन सी संबंध है? अनुक्रमानुपाती संबंध है। और नीचे वाले के साथ कौन सी संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। I क्या है? इस अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा। हम लोग किसके कारण? खाली इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल रहे हैं ना। तो I क्या है? इस अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा। dl क्या है? अल्पांश की लंबाई।
ये थीटा क्या है, अल्पांश, ये अल्पांश, ये कोण किसके किसके बीच बन रहा है, ये वाला कोण, तो ये अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, ये कौन सी रेखा है, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा। तो ये थीटा किसके किसके बीच कोण बन रहा है, अल्पांश और अल्पांश को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की साइन को क्या बोलते हैं, जिया, याद रखना, साइन को क्या बोलते हैं, जिया, और कास को क्या बोलते हैं, कोजिया, क्या बोलते हैं, कोजिया। ठीक है, ये आर क्या है, अल्पांश और बिंदु P की बीच की दूरी, अल्पांश और बिंदु P की बीच की दूरी। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, dB अनुक्रमानुपाती IDL साइन थीटा बटे आर का वर्ग। ठीक है। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB क्या हो जाएगी, पहला I के अनुक्रम, इस ऊपर वाले के साथ अनुक्रमानुपाती होती है। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, धारा, इसको इधर लिख देता हूं मैं, इसको याद रखना पड़ेगा, IDL साइन थीटा अपान आर का वर्ग। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I के साथ कौन सी संबंध रख रहा है, अनुक्रमानुपाती रख रहा है। तो लिखेंगे अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा, अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, I के अनुक्रमानुपाती होता है, यह होती है। ठीक है, ये I के साथ कौन सी संबंध रख, ऊपर वाले के साथ अनुक्रमानुपाती संबंध रखता है। तो dB I के साथ, ये dB क्या है, ये वाला dB हो गया। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके साथ अनुक्रमानुपाती संबंध रख रहा है, इसके साथ। I क्या है, इस अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा, तो अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात क्या लिखेंगे इसको, dB अनुक्रमानुपाती I, समीकरण नंबर 1। इसको पहले से लिखना नहीं है, बस इसको हमको याद रखना है। क्या करना है, इसको याद रख, ये याद रहेगा तो जो अपन लिख रहे हैं उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा, dB DL के साथ कौन सी संबंध रख रहा है, ऊपर में आ रहा है, तो DL के साथ कौन सी संबंध रख रहा है, अनुक्रमानुपाती, ऊपर वाले के साथ अनुक्रमानुपाती संबंध रखता है। तो दूसरा हो जाएगा DL क्या है, अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई DL के साथ, अल्पांश की लंबाई DL के साथ, या अल्पांश की लंबाई DL के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, DL। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। I के अनुक्रमानुपाती हो गया, I क्या है, अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा, किसके अनुक्रमानुपाती होगी, साइन थीटा, किसके अनुक्रमानुपाती होगी, साइन थीटा। तो इसको मैं थोड़ा कॉर्नर पे बना देता हूँ, यहाँ बना रहा हूँ ना, ये अल्पांश हो गया DL, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये बिंदु P हो गया, XY हो गया। तीसरा हमको क्या याद रखना है, ये IDL साइन थीटा अपान आर का वर्ग, ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रहेगा तो इसी के थ्रू अपन पूरा ये सब लिख पा रहे हैं। तो तीसरा I का लिख लिया हम लोग, DL का लिख लिए, अब किसका लिखेंगे, साइन थीटा। तो थीटा किसके, पहले थीटा को देखते हैं, थीटा किसके बीच का कोण है, अल्पांश और ये अल्पांश। देखो ये जो कोण बन रहा है किसको किसको मिला रहा है, ये कोण, एक तो ये वाली रेखा, ये रेखा क्या है, अल्पांश की लंबाई, और ये अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। तो तीसरे हो जाएगा अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा
अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के ज्या के बीच रेखा की बीच के कोण के ज्या साइन को क्या बोलते हैं, ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार और देख लो क्या लिखा मैं, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के, इसके ज्या है ना, थीटा के कोण है, थीटा के कौन से कोण है, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या हो जाएगा, डीबी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 3 क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 3। क्या बच गया, आई भी लिख लिया, डीएल भी लिख लिया, साइन थीटा नीचे का क्या बचा, आर का वर्ग। आर किसके बीच का किसके बीच की दूरी है, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी। आगे लिखेंगे अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की बीच की दूरी के वर्ग के, ये ऊपर वाले के साथ अनुक्रमानुपाती संबंध है और नीचे वाले के साथ व्युत्क्रमानुपाती। इसके साथ इसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इसके साथ क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या हो जाएगा, डीबी व्युत्क्रमानुपाती आर का वर्ग, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो पहले हमको इतने को याद रख लेना है। क्या याद रखना है, डीबी अनुक्रमानुपाती आईडीएल साइन थीटा अपान आर का वर्ग। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, इसको याद रखना है। ये याद रहेगा तो इसकी सहायता से हम लोग पूरा लिख पाए अपन। पहला क्या है, पहला क्या लिखे, डीबी अनुक्रमानुपाती आई, डीबी अनुक्रमानुपाती आई क्या है, ये आई क्या है, अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा, अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा क्या लिखे, डीएल, डीएल के साथ अनुक्रमानुपाती संबंध, डीएल क्या है, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तीसरा क्या लिखे, साइन थीटा, थीटा क्या है, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ये हो गया। चौथा क्या लिखे अपन, आर का वर्ग, आर किसके बीच की दूरी है, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के, इसके ऊपर वाले के साथ अनुक्रमानुपाती से संबंध है तो नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कौन कितना समीकरण मिला, 1 2 3 4। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ ना पूरे को। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से चारों समीकरण को मिला देंगे, क्या मिलेगा, तो डीबी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपान आर का वर्ग, इसी को याद रखने बोला था तो ये मिल गया। जब ये चिन्ह हटा देते हैं तो इसकी जगह क्या लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है, जहाँ के लिख दिया, यहाँ पे क्या मिला, आई डी एल साइन थीटा अपन आर का वर्ग। ठीक है, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक, एक अनुपातिक नियतांक है, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है, के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, एएसआई पद्धति में
एएसआई पद्धति में के बराबर होता है म्यू 0/4 पाई। के बराबर क्या होता है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिए। तो एएसआई पद्धति में क्या हो रहा है, के बराबर म्यू 0/4 पाई। ठीक है, के का मान समीकरण 1 में रखने पर नीचे आ रहा है, मिटा देते हैं, मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखेंगे के का मान समीकरण 1 में रखने पर, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, dv बराबर क्या मिल जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का वर्ग। ठीक है, या इसके बराबर म्यू 0/4 पाई किसके बराबर होता है, 10 के घात -7 आई डी एल साइन थीटा अपन आर का वर्ग। ठीक है, ये है बायो सेवाटा का नियम और उसके लिए व्यंजक, ठीक है। और एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।